स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे कि हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट को अगर मैं डिफाइन करूं स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी से हम इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो हमारे पास फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है वो हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन हैट। ठीक है, और एन हैट जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट वेक्टर है जो कि हमें डायरेक्शन बताता है ए और बी की, और उसकी जो स्टूडेंट्स उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है ए और बी से। ठीक है, यानी कि वो हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर लाई करता है उस प्लेन पे जहां हमारे पास ए और बी जो है वो एक्सिस्ट कर रहे होते हैं। अब इसकी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि इसकी जो पहली हम खसूसियत देखते हैं वो हमारे पास ये है कि ये नॉन कम्यूटेटिव है। यानी कि नॉन कम्यूटेटिव मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि ये हमारे पास एक मैथ की प्रॉपर्टी है जिसके जरिए हम ये कहते हैं कि अगर मैं ए क्रॉस बी को देखती हूँ, ए क्रॉस बी जो है अगर वो हमारे पास बी क्रॉस ए के बराबर आ जाए तो उसका मतलब होता है वो कम्यूटेटिव है। लेकिन अगर वो उसके बराबर नहीं आती, यानी कि नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, तब हम ये कहेंगे कि ये नॉन कम्यूटेटिव है। और क्रॉस प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टी जो है उस तरह से होल्ड नहीं करती, बल्कि उसमें हमारे पास क्या होता है कि ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। और इसकी वजह अगर हम देखें स्टूडेंट्स, क्या इसकी वजह हमारे पास क्या है, वो ये है कि हमारे पास ए क्रॉस बी जो है उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। और वेक्टर क्वांटिटी जो है वो हमारे पास वो क्वांटिटी होती है जिसके लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो दोनों रिक्वायर्ड है। और अगर हम इस केस में अगर हम स्टडी करें, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट को देखें स्टूडेंट्स, तो अगर मेरे पास ये मैं दो वेक्टर्स ड्रॉ करने जा रही हूँ, ए और बी वेक्टर है, और इनके दरमियान जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल है, अगर मेरे पास थीटा एंगल है, और जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसमें हम क्या करते हैं कि हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखते हैं ए वेक्टर का बी पे या फिर बी वेक्टर का ए पे। अगर मैं ए वेक्टर का बी पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखूं तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स को ये बनता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। इसी तरह मैं अगर बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखना चाहूँ ए पे, तो वो मेरे पास कुछ इस तरह से होगा कि ये अगर फॉर एग्जांपल लाइन है जो कि एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आती है बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है, जो कि ए पे परपेंडिकुलर होगा। सही, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है इनकी डायरेक्शंस जो है वो क्या होती है, हमेशा ऑपोजिट होती है। यानी कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप कह सकते हैं इनटू द पेज है, और बी क्रॉस ए की जो है वो आउट ऑफ द पेज है। तो इस वजह से डायरेक्शन के डिफरेंस की वजह से इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती, और माइनस साइन जो है वो डायरेक्शन के डिफरेंस की वजह से लगाया गया। फिर सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास अगर मैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यानी कि हमारे पास अगर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों तो उनके दरमियान जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट का हमारे पास क्या आंसर आता है, वो देखते हैं कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर, यहाँ में परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अगर हमारे पास हो, यानी कि कंपोनेंट्स का क्या मुराद है मेरी कि मेरे पास दो ऐसे वेक्टर्स हों जो कि आपस में 90 का एंगल बना रहे हो। जैसे से ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इनके दरमियान एंगल 90 है, तो अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट्स कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास वो किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 90 डिग्री, क्योंकि इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का बना है। इंटू एन हैट जो है वो डायरेक्शन शो करेगा ए और बी के दरमियान, यानी कि जो कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी, जो कि अगर हम एक्स वाई प्लेन में दे रहे हैं तो हमारे पास जी एक्सिस आ जाएगी, जिस तरह से यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है। तो वो हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एन हैट आ जाएगा। और साइन ऑफ 90 का आंसर जैसे कि आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास अगर मैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगी तो वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स और इनटू डायरेक्शन। ठीक, और इस मतलब के रिजल्ट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि एक्स वाई जी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स लाई करते हैं, यानी कि आई हैट, जे हैट और के हैट, जो कि हमारे पास यूनिट वेक्टर है इन द एक्स वाई एंड जी डायरेक्शंस, जो कि आपस में क्या होता है, हमेशा 90 का एंगल बनाते हैं एक दूसरे के अलोंग। तो वो उनके दरमियान जो हमारे पास आएगा, यानी कि आई इंटू अगर हम लोग देखें कि आई क्रॉस जे जो होगा, आई क्रॉस जे का जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, हमारे पास के हैट के बराबर आ जाता है। और इसी तरह के हैट डॉट क्रॉस जे हैट क्रॉस के हैट का जो आंसर आता है वो हमारे पास आई हैट के बराबर आता है। और इसी तरह हम ये भी देख सकते हैं कि के हैट क्रॉस आई हैट जो है उसका आंसर हमारे पास जे
जे हैट के बराबर आ जाता है। अब इस चीज को किस तरह से देखा गया कि जिस तरह से अगर मैं आई मतलब कि अगर मैं जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करवाती हूँ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं मूव करती हूँ, तो मैं आई के क्रॉस आई को जे के क्रॉस देखूंगी कि उसका कौन सा कंपोनेंट जो है वो वेक्टर मतलब कि परपेंडिकुलर है उस पे, और अगर परपेंडिकुलरली मैं उस पे कंपोनेंट देखती हूँ तो मुझे देखना होगा कि इन दोनों प्लेन के मतलब कि जो डायरेक्शन होगी, यानी कि आई क्रॉस जे की जो डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स, वो मेरे पास क्या होगी, यानी कि इनकी जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर होगा जो कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, जो कि हम जानते हैं कि वो जी एक्सिस के अराउंड जो यूनिट वेक्टर है जो कि के हैट कहला रहा है वो होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं जे और आई को जे और के देखती हूँ, यानी कि जे और के को देखती हूँ, तो फिर मेरे पास वो आई हैट आ जाता है, यानी कि वो वेक्टर बन जाता है जो कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, जो कि हमारे पास आई हैट आ जाता है। और इसी तरह के और अगर आई का देखती हूँ तो फिर मुझे पता चलता है कि जे हैट जो है वो यूनिट वेक्टर है जो कि इन दोनों वेक्टर के क्या है परपेंडिकुलर, तो फिर वो वेक्टर जो है वो मेरे पास बच जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारे यूनिट वेक्टर्स जो है इनके मैग्नीट्यूड्स हमारे पास क्या होते हैं, 1 होते हैं, तो इस वजह से सिर्फ डायरेक्शन वाली जो टर्म है वो हमारे पास बच जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ डायरेक्शन जो है वो बच गई हैं और मैग्नीट्यूड जो है वो 1 × 1 जो है हमारे पास बन ही रहा है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद अगर हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखें स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास दो पैरेलल कंपोनेंट्स हो, टू पैरेलल कंपोनेंट्स के दरमियान जो है वो हमारे पास जो हमारे पास इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं दो पैरेलल कंपोनेंट्स और यूनिट वेक्टर्स की ही बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि आई हैट डॉट आई हैट क्रॉस आई हैट की अगर मैं बात करूं और फिर जे हैट क्रॉस जे हैट की बात करूं और फिर इसी तरह के हैट क्रॉस के हैट की बात करूं, क्योंकि ये वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन है इस वजह से पैरेलल है, तो इनका जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। अब ये क्यों आता है, इसलिए कि हम जानते हैं कि पैरेलल कंपोनेंट्स के दरमियान जो एंगल होता है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं थीटा एंगल की बात करती हूँ तो वो 0 होता है, और 0 एंगल जो है यानी कि साइन ऑफ हमारे पास साइन ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास 0 के बराबर होता है। साइन ऑफ 0 जो होता है साइन ऑफ 0 जो होता है हमारे पास 0 के बराबर होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर मेरे पास ए और बी जो है वो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो फिर उनके दरमियान जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से हमने ये जो है यूनिट वेक्टर्स के केस में भी ये कंक्लूजन हमने जो है वो निकाल लिया। ठीक, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम जो है इसके अगली प्रॉपर्टी अगर हम देखें कि अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के दरमियान, यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी की मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं स्टूडेंट फोर्थ प्रॉपर्टी को कि अगर मेरे पास ए वेक्टर जो है उसका मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करूं तो आपने हमारे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स आपस में कनेक्टेड है इसलिए आपको पिछले लेक्चर्स जो है उनकी स्टडी जो है वो जरूरी है। तो अगर आप देखें कि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है ए के निकाले थे, ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस ए जी के हैट। ठीक है, इसी तरह मैं अगर कोई बी वेक्टर लेती हूँ और उसकी भी मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बिल्कुल इसी तरह निकालती हूँ, ए एक्स आई हैट प्लस बी वाई जे हैट प्लस बी जी इंटू के हैट। ठीक है, और अब इनके दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी जो होगा स्टूडेंट्स वो हम किस तरह से निकालेंगे। उसके लिए हम जो है एक जो है छोटा सा रूल यूज करते हैं जो कि हमारे पास अपनी मेमोरी के को मतलब कि मेमोरी को इजी करने के लिए, यानी कि अपने याद दहानी के लिए हम जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि डिटर्मिनेशन का फॉर्म में लिख देते हैं हम इसको। ठीक है, और डिटर्मिनेशन की फॉर्म में लिख के इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर ए क्रॉस बी को मैं वैसे सॉल्व करूं तो मेरे लिए बहुत मतलब कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए मैं उसको आई हैट जे हैट के हैट को जो है मैं फर्स्ट रो में लिख दिया है, और फिर ए का कंपोनेंट यानी कि ए पहले लिखा गया है तो इस वजह से मैं ए के कंपोनेंट्स डालूंगी, ए एक्स ए वाई और ए जी, और बिल्कुल उनको मैंने उसी के नीचे लिखा है जो कि हमारे पास एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, जी कंपोनेंट है, उसके ही अलॉन्ग मैंने उसको लिख दिया। और फिर इसी तरह मैं बी के भी वेक्टर्स जो है मैग्नीट्यूड्स हैं वो डालूंगी, यानी कि बी एक्स यानी कि कोफिशिएंट्स डालूंगी बी वाई इंटू बी जी। ठीक है, अब इसकी एक्सपेंशन करते हैं स्टूडेंट्स की ये किस तरह से एक्सपैंड होता है, यानी कि ए क्रॉस बी को हम किस तरह से एक्सपैंड करेंगे उसको आप देखें कि यानी कि आई हैट जो है उसको यानी कि आई हैट को मैं लिख के यानी कि पहला कंपोनेंट
ठीक है। हमारे पास जो पहली रो और पहले कॉलम का जो कंपोनेंट है मैंने वो लिख दिया है, और उसके बाद मैंने उस पूरी रो को और उस पूरे कॉलम को जो है वो कैंसिल कर देना है, और सिर्फ इस वाली जो है, इस वाले जो ये वाला हमारे पास 2x2 का जो बनता है मैट्रिक्स, इसको सॉल्व करना है। और 2x2 को मैट्रिक्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, AY इंटू BZ माइनस AZ इंटू BY, यानी कि बिल्कुल जिस तरह से हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं कि डायगोनल को डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस जो है वो ये वाला डायगोनल जो है वो उसके साथ, इस डायगोनल एलिमेंट के कंपोनेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद माइनस जे हैट हम डालेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद इस रो और इस कॉलम को आपने जो है वो छोड़ देना है, और फिर जो है जो दूसरे आपके पास बचते हैं एलिमेंट्स, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि AX इंटू BZ माइनस AZ इंटू BX, ठीक है। और फिर उसके बाद आप प्लस करेंगे, प्लस K हैट, यानी कि एक दफा आपने पॉजिटिव डालना है, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव दोबारा से होगा, यानी कि अब K बचा है तो K की ये वाले रो और ये वाला जो आपके पास कॉलम है और रो है, इसको कैंसिल कर देना, और जो आपके पास कंपोनेंट्स बचते हैं यानी कि डायगोनल के एलिमेंट्स को डायगोनल के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और माइनस जो दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि AX इंटू BY होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, माइनस AY इंटू BX होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसकी कैलकुलेशन होगी। अब ये हमने स्टूडेंट्स जिस तरह से हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में जो है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा था, ठीक है। यहाँ क्योंकि वहां जो है हमारे पास जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो थे वो आपस में जो है वो कैंसिल आउट हो जाते थे, और जो पैरेलल कंपोनेंट्स थे उनका आंसर हमारे पास आता था। लेकिन यहाँ जो है उसके ऑपोजिट केस है, जिसकी वजह से हमने ये डिटर्मिनेशन का जो फॉर्म है ये यूज किया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स A×B का आंसर आ गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के केस में। फिर उसके बाद लास्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें स्टूडेंट, जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें अगर हम देखें कि हमारे पास जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक आती है वो ये है कि अगर मैं A×B का जो है स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहती हूँ, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड मुझे नोन नहीं है, उसके लिए जो है स्टूडेंट्स ज्यादातर ये देखा जाता है कि जैसा कि यहाँ मैं आपको एक फिगर दिखा देती हूँ कि हमारे पास ये जो है, जिस तरह से मैं यहाँ एक ड्रॉ करती हूँ कि आपके आसानी के लिए, कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास A वेक्टर है, ये वाला मेरे पास एक वेक्टर है A, और ये वेक्टर है मेरे पास B, ठीक है, और ये मेरे पास वेक्टर है B, ठीक है। और इसके मैं क्या करती हूँ कि मैं इसके A वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल एक और वेक्टर ड्रॉ करती हूँ जिसमें डॉटेड लाइन से शो करने जा रही हूँ, और इसी तरह B वेक्टर के भी पैरेलल में एक और कंपोनेंट ड्रॉ करती हूँ जो कि बिल्कुल B के पैरेलल है, ठीक है। जिससे मुझे क्या बनता है कि मेरे पास एक पूरी क्या बन गई है, एक पैरेललोग्राम बन गई है, ठीक है। और पैरेललोग्राम जो है स्टूडेंट 4 साइडेड डायग्राम जो होती है हमारे पास वो कहलाती है, और उस पे जो है मतलब कि अब उसका जो हमारे पास एरिया होगा, यानी कि हमारे पास A×B का जो मैग्नीट्यूड है वो स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर होता है, किसके बराबर होता है कि वो हमारे पास बराबर होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि वो हमारे पास किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, अब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो है वो मैंने आपको बता दी कि हमने पैरेललोग्राम किस तरह से बनाई है कि अगर आपका दो वेक्टर्स हैं तो उनके पैरेलल बिल्कुल आपने जो है वो उसके पैरेलल आपने कंपोनेंट्स जो हैं वो ड्रॉ कर लेने हैं, कंपोनेंट्स कह सकते हैं या फिर उसका इमेज कह सकते हैं कि आपने ड्रॉ कर लेना है, और आपने एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बना लेनी है। और फिर उसका जब एरिया आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A×B, ठीक है। यहाँ जिस तरह से मैंने कैपिटल A B लिख दिया तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये भी आप कैपिटल AB इसको कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ लिया है, ठीक है। अच्छा, अब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम स्टूडेंट जैसा कि फॉर्मूला यहाँ भी लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। यानी कि हाइट हमारे पास ये है जो कि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और बेस जो है वो आपके पास ये है कि जो जो पैरेललोग्राम की हमारे पास बेस होती है उसके जरिए जो है वो आप डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास फोर्स है 5 न्यूटन की, और फिर उसके बाद अगर आपके पास F1 ये वेक्टर है और अगर F2 कोई और वेक्टर है 6 न्यूटन का, तो उसके मुताबिक आप जो पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे उसमें आप हाइट और बेस फाइंड आउट करके उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, और एरिया जब आप निकाल लेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपको मैग्नीट्यूड दे देगा A×B के दरमियान, जो हमारे पास जो कि क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों के वेक्टर्स के दरमियान उनका मैग्नीट्यूड